नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका लोकमिक स्टडीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, हम लोग जैसे कि इंग्लिश के बारे में बात कर रहे हैं, हम आज हमारी जो इंग्लिश का पार्ट बी है उसकी तीसरी यूनिट को पढ़ने वाले हैं। सो देखिए, हमारी जो तीसरी यूनिट है इसका जो नाम है वो है टीचिंग स्ट्रेटजीज एंड स्किल्स। मतलब पढ़ाने के लिए हम कौन कौन सी स्किल्स यूज में ले सकते हैं और कौन कौन सी स्ट्रेटजीज, कौन कौन सी रणनीतियां हम काम में ले सकते हैं, उसके बारे में आपकी ये सारी यूनिट होने वाली है। सो इससे पहले हमने जो है आपका कंप्लीट पार्ट ए और पार्ट बी के जो है 2 यूनिट्स करवा रखी है और बाकी भी आपको यूनिट्स कंप्लीट आगे मिल जाएंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लीजिएगा ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आपको पता चल सके। सो देखिए, आज की हमारी यूनिट है टीचिंग स्ट्रेटजीज एंड स्किल्स। सो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट द डेफिनेशन ऑफ मेथड्स। मतलब हमें क्या है, विधि की परिभाषा लिखनी है कि जब हम लैंग्वेज को टीच करवाते हैं, उसे पढ़ाते हैं, तो जो विधि होती है वो क्या होती है। सो देखिए, मेथड रेफर्स टू अ वे ऑफ टीचिंग ए लैंग्वेज विच इज बेस्ड ऑन सम सिस्टमैटिक प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स। तो विधि क्या होती है, किसी भी लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए कुछ सिस्टमैटिक प्रिंसिपल्स अर्थात कुछ नियम होते हैं, उनके ऊपर और उसके जो प्रोसीजर जो होता है उसके ऊपर बेस्ड होती है एक विधि। अकॉर्डिंग टू LDOC, LDCO का मतलब फुल फॉर्म क्या होती है, लॉन्गमैन डिक्शनरी एंड कंटेम्प्रेरी इंग्लिश। इसके अकॉर्डिंग जो मेथड की जो परिभाषा दी गई है, जो डेफिनेशन दी गई है, वो है कि मेथड इज ए प्लान्ड वे ऑफ डूइंग समथिंग, स्पेशली वन दैट ए लॉट ऑफ पीपल नो अबाउट एंड यूज। मतलब विधि क्या है, किसी चीज को करने का एक तरीका है जिसको बहुत सारे a lot of people know, जिसको बहुत सारे लोग जानते हैं और काम में लेते हैं, वो क्या है, विधि है। तो आप ये परिभाषा अपने एग्जाम में लिख सकते हैं अगर आपके क्वेश्चन आता है तो। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। सो देखिए, इंग्लिश को पढ़ाने के लिए बहुत सारे विधियों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड हो गया, डायरेक्ट विधि हो गई, स्ट्रक्चरल अप्रोच हो गई। तो इस प्रकार के बहुत सारे मेथड्स हैं, उनमें से एक मेथड है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। सो उसके बारे में हमें एक नोट रेडी करना है कि ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड आखिर है क्या। सो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज नॉट एन अनफेमिलियर टर्म, इट हैज बीन in practice from the very beginning known as classical method in the beginning। so grammar कम ट्रांसलेशन मेथड जो है एक अपरिचित चीज नहीं है, बहुत पहले से यूज किया जा रहा है। पहले इसको क्लासिकल मेथड के नाम से जाना जाता था। दिस मेथड वाज यूज्ड टू टीच लैटिन, ग्रीक एंड फॉरेन लैंग्वेजेस। तो शुरुआत में जो है इस ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को लैटिन, ग्रीक और फॉरेन लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए यूज किया जाता था। शुरू में इसका नाम जो था वो क्लासिकल मेथड था। दिस मेथड फोकस्ड ऑन grammatical rules, memorization of vocabulary and the various declaration and conjugation ट्रांसलेशन ऑफ टेक्स्ट अलॉन्ग विद रिटन एक्सरसाइज। तो ये जो मेथड है, ये जो विधि है, इसमें जो मेन फोकस होता है वो होता है ग्रामेटिकल रूल्स पर। अर्थात ग्रामर के आप रूल पढ़ो, उन्हें याद करो और आप जो है वोकेबलरी, उस भाषा का शब्द को सीखो और अलग अलग चीजें मिलाकर के, कुल मिलाकर के आपको जो टेक्स्ट और रिटन एक्सरसाइज उसके बाद में करवाई जाएंगी, जब आपको ग्रामर के रूल याद हो जाएंगे उसके बाद में। इट वॉज इन 19th century that this classical method come to be known grammar translation method। और 19 जो सेंचुरी थी, 19वीं सदी की बात है कि ये जो क्लासिकल मेथड था, इसी का रूप परिवर्तित होकर के इसका नाम दे दिया गया ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इट लीडिंग एक्सपोनेंट्स वर जॉन सीडन स्टीकर, कार्ली प्लोड्स, H.S. ओलेन DRF एंड जॉन मेडिंगेटर। सो इस मेथड को जो शुरुआत में जो इजाद करने वाले लोग थे, उन लोगों में प्रमुख नाम है जॉन सेडन स्टीकर का, कारिल प्लोड्स का, H.S. ओलेन का और उसके अलावा जॉन मेडिंगटर का। ये लोग जो थे, इन्होंने इस विधि को जो है बनाया था और थोड़ी परिष्कृत इस विधि को किया था। बात करें इसके मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स की, कैरेक्टरिस्टिक्स का अर्थ होता है दोस्तों विशेषताएं। तो इस भाषा के कौन कौन सी विशेषताएं हैं, क्लासेज आर टॉट इन द मदर टंग विद लिटिल एक्टिव यूज ऑफ द टारगेट लैंग्वेज। सो इसमें क्या होता है, देखिए ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड अगर आपको मैं ब्रीफ में समझाऊं तो क्या होता है कि आपकी जो मुख्य भाषा होती है, जैसे यहाँ पर हमने हिंदी बोले तो हिंदी का प्रयोग करके हमें इंग्लिश सिखानी है। तो मातृभाषा का प्रयोग करके आपको जो है ना इंग्लिश सिखानी है, यही इसका मेन मोटो होता है इसका। सो क्या होती है, इन द मदर टंग विथ लिटिल एक्टिव यूज ऑफ टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज बोलते हैं जो हमें सिखाने, यहाँ पर हम टारगेट लैंग्वेज यूज कर रहे हैं किसको, इंग्लिश को। सो आपको मदर टंग का प्रयोग करते हुए थोड़ा थोड़ा प्रयोग करेंगे आप टारगेट लैंग्वेज का, और मदर टंग के अंदर सारी चीजें आप ट्रांसलेट करके बच्चे को सिखाएंगे। वोकेबलरी टॉट इन आइसोलेटेड वर्ड, और इसमें जो शब्दकोश होता है वो भी बहुत कम सिखाया जाता है, मतलब आइसोलेटेड वर्ड्स में सिखाया जाता है। एलेबोरेट एक्सप्लेनेशन ऑफ द इंट्रिकेसीज ग्रामर आर गिवन। रीडिंग ऑफ डिफिकल्ट क्लासिकल टेक्स्ट बिगिंस अर्ली। ग्रामर का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया जाता है मातृभाषा में। रीडिंग ऑफ डिफिकल्ट क्लासिकल टेक्स्ट बिंग अर्ली, और इसके साथ में जो डिफिकल्ट टेक्स्ट होते हैं
प्राचीन टाइम के, उनको भी इसमें शुरू में सिखा दिया जाता है। ऐसे ये किसी अप्रोच से नहीं चलते, जैसे जैसे आया गया वैसे वैसे आपको ट्रांसलेशन करके बता दिया गया। तो यार उसमें डिफिकल्ट जो टेक्स्ट होते हैं उनको भी शुरुआत में सिखा दिया जाता है। लिटिल अटेंशन इज पेड टू बी कॉन्टेस्ट ऑफ टेक्स्ट विच आर ट्रीटेड एज एक्सरसाइज इन ग्रामेटिकल एनालिसिस। और इसमें जो है ना बहुत कम ध्यान दिया जाता है किस पे, कॉन्टेक्ट ऑफ टेक्स्ट, कि उन जो टेक्स्ट है उनका मतलब क्या है उस भाषा में, सिर्फ आपको ट्रांसलेट करके उसका मतलब समझाया जाता है। उसके अलावा ऑफन ओनली द ड्रिल्स आर यूज्ड इन ट्रांसलेटिंग डिस्कनेक्ट सेंटेंसेस फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज टू द मदर टंग। इसमें क्या होता है, जो ड्रिल्स होती है वो ड्रिल्स कैसे प्रयोग में ली जाती है, मतलब ड्रिल्स जो होती है इसके अंतर्गत उसको क्या करता है, टारगेट लैंग्वेज से आपकी मदर टंग के अंतर्गत उसको ट्रांसलेट करके फिर आपसे ड्रिल्स करवाई जाती है। मतलब आपको एक हिंदी का वाक्य दे दिया, इसको इंग्लिश का बनाओ, इंग्लिश का दे दिया, इसको हिंदी का बनाओ, ऐसे करके इसमें ड्रिल्स करवाई जाती है, अर्थात एक्सरसाइजेस करवाई जाती है। नो टेंशन इज गिवन टू प्रोनाउंसिएशन, और उस भाषा को आपको बोलना कैसा है, प्रोनाउंसिएशन यानी होता है उच्चारण, जो टारगेट लैंग्वेज होती है उसके उच्चारण पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। अगली हमारी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच। स्ट्रक्चरल अप्रोच से हमारा क्या मतलब है, जैसा मैंने आपको बताया बहुत सारी विधियां, उन्हीं में से स्ट्रक्चरल अप्रोच भी एक मेथड है इंग्लिश को पढ़ाने का। स्ट्रक्चरल अप्रोच इसको ओरल अप्रोच भी कहा जाता है, मतलब इसको जज है ना बोल करके यूज में लिया जाता है, इसलिए इसको ओरल अप्रोच भी कहा जाता है। दिस मेथड इज नॉन ए न्यू अप्रोच एंड ओरल अप्रोच। दिस अप्रोच इज द इम्प्रूवमेंट ऑफ ओवर डायरेक्ट मेथड। देखिए डायरेक्ट मेथड जो था उसमें इंग्लिश को डायरेक्ट इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता था, कोई भी ट्रांसलेशन नहीं किया जाता था। स्ट्रक्चरल अप्रोच जो है ना उसी डायरेक्ट मेथड का एक थोड़ा सा इम्प्रूव करके बनाया हुआ रूप है। Definition of structural approach. Structural approach is a scientific study of the fundamental structure of English language, their analysis and logical arrangements. यह है ब्रेंगटन की जो परिभाषा है वो है स्ट्रक्चरल अप्रोच को लेकर के। स्ट्रक्चरल अप्रोच जो है वो एक सॉरी स्ट्रक्चरल अप्रोच जो है वो एक साइंटिफिक स्टडी है फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, अर्थात इंग्लिश लैंग्वेज की जो बेसिक प्रिंसिपल है, जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, उसको वैज्ञानिक तरीके से पढ़ने की अप्रोच जो है वो है स्ट्रक्चरल अप्रोच। उसका एनालिसिस करना और उसका लॉजिकल अरेंजमेंट करना किसका, इंग्लिश का, वो है स्ट्रक्चरल अप्रोच। अगली परिभाषा दी है CS भंडारी ने, ये बोलते हैं कि द स्ट्रक्चरल अप्रोच टू इंग्लिश इज टीचिंग द लर्नर सर्टेन सेलेक्टेड स्ट्रक्चर इन अ सर्टेन ऑर्डर, कि अर्थात कुछ सिलेक्टेड स्ट्रक्चर होती है, अर्थात भाई इस सिचुएशन में आपको कैसे बोलना है और किस प्रकार से बोलना है, ये सारी चीजें ये कहिए स्ट्रक्चरल अप्रोच के बारे में ये परिभाषा दी CS भंडारी ने। अगली हमारी जो है परिभाषा वो दी, डेफिनेशन वो दी है मेनन एंड पटेल ने, ये बोलते हैं कि द स्ट्रक्चरल अप्रोच इज बेस्ड ऑन द बिलीफ that in the learning of a foreign language mastery of structure is more important than the acquisition of vocabulary। इनका ये मानना है कि अगर आपको फॉरेन लैंग्वेज सीखनी है तो आपको स्ट्रक्चर पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए बजाय उसके शब्दकोश सीखने के, ये बात कही है मेनन एंड पटेल ने। अब बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है। देखिए स्ट्रक्चर इज नथिंग बट अ ग्रेडेड एंड क्लासिफाइड ग्रामर, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन सर्टेन ऑर्डर दैट कन्वेज सम मीनिंग। देखिए जैसे मैं यहाँ पर एक वर्ड बोल रहा हूँ, द बॉय इज, एक मतलब एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, द बॉय इज प्लेइंग, अभी मैं इसको बोल रहा हूँ प्लेइंग इज द बॉय, तो प्लेइंग इज द बॉय इसका मतलब क्या है, उसका कोई अर्थ ही नहीं निकला। तो स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या करती है, ये जो वर्ड्स होते हैं उनका एक लॉजिकल ऑर्डर करती है जिससे कि उसका कुछ ना कुछ मतलब निकले, ठीक है। द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स पैटर्न लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ डिफिकल्ट स्ट्रक्चर, different structure. The following sentences have the same words but convey the different meaning in different arrangement of word patterns। देखिए जैसे कि इसका एक एग्जांपल है, he is wise, is he wise, wise he is। देखिए जैसे कि मैं कह रहा हूँ he is wise, इसका हिंदी अर्थ क्या होगा कि वह बुद्धिमान है। दूसरा इसी का मैंने क्या किया, इस इज को पहले लगा दिया, तब ये क्या बन गया, इज ही वाइज, क्या वह बुद्धिमान है, ये यहाँ पर एक क्वेश्चन बन गया। वहीं पर इसको क्या किया, वाइज को सबसे पहले उठा के लगा दिया, तो क्या हुआ, वाइज ही इज, बुद्धिमान है वह। तो इससे क्या हुआ, एक तीन आपके पास में तीन यहाँ पर वर्ड्स थे, उन तीन वर्ड्स को आपने अलग अलग ऑर्डर में अलग अलग क्रम में जमाए तो उन तीनों का अलग अलग अर्थ निकला। ये स्ट्रक्चरल अप्रोच आपको सिखाती है कि आपको किस प्रकार के आपके वर्ड्स को अरेंज करना है। देखिए स्ट्रक्चरल अप्रोच की जो बेसिक प्रिंसिपल है वो दिया है FJ फ्रेज ने, जो क्या क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीच, मतलब आपको जो बोलने की है ना उसका महत्व होता है इस स्ट्रक्चरल अप्रोच में। फॉर्मिंग लैंग्वेज हैबिट, ये आपको क्या करता है, आपकी भाषा की जो बोलने की हैबिट है उसको डेवलप करता है।
सिचुएशनल टीचिंग, और इसको जो है ना किसी किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में दिया जाता है। जैसे कि मान लो हम सुबह उठते हैं तो कैसे बोलना है, जैसे हम ब्रेकफास्ट मंगवाना है तो कैसे बोलना है, किसी को ऑर्डर देना है तो कैसे बोलना है, इस प्रकार से सिचुएशनल टीचिंग करवाई जाती है। लर्नर्स आर एक्टिव लिसनर्स, और इसमें जो सीखने वाले होते हैं वो एक्टिव लिसनर्स होते हैं, अर्थात वो पहले सुनते हैं उसके बाद में बोलने का वो कोशिश करेंगे। सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन ऑफ स्ट्रक्चर, और इसमें जो है स्ट्रक्चर का सिलेक्शन होता है और उसका ग्रेडेशन होता है, लॉजिकल ऑर्डर में उसको जमाया जाता है। स्ट्रक्चरल अप्रोच की जो क्या बोलते हैं एडवांटेज, जो लाभ है वो क्या क्या है। सबसे पहला तो स्पीच इज एम्फेसाइज्ड, मतलब इसमें सबसे ज्यादा जो जोर दिया जाता है वो दिया जाता है स्पीच मतलब बोलने पे। लैंग्वेज हैबिट फॉर्मेशन इज स्ट्रेस्ड, और उसके अलावा लैंग्वेज की जो हैबिट फॉर्मेशन है उस पर जोर दिया जाता है। लैंग्वेज मटेरियल आर केयरफुली सिलेक्टेड एंड ग्रेडेड, और इसमें जो लैंग्वेज मटेरियल होता है अर्थात क्या पढ़ाना है वो बिल्कुल एकदम केयरफुली सावधानी पूर्वक सिलेक्टेड होता है और ग्रेडेड होता है। स्टूडेंट्स बिकम एक्टिव बिकॉज दे लर्न लैंग्वेज थ्रू एक्टिविटी, स्टूडेंट जो होते हैं वो इसमें बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। उसका कारण क्या है, क्योंकि वो एक्टिविटी के माध्यम से सीखते हैं इस मेथड के अंतर्गत। लैंग्वेज इज टॉट इन अ मीनिंगफुल सिचुएशन, लैंग्वेज को जो है ना एक मीनिंगफुल अर्थपूर्ण सिचुएशन के अंतर्गत सिखाया जाता है। ओरल एस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज इज गिवन मोर इंपॉर्टेंस, इसके अंतर्गत रिटर्न, देखिए एस्पेक्ट दो होते हैं, एक रिटर्न एक ओरल, तो इसमें जो मौखिक लैंग्वेज के जो होते हैं ना एस्पेक्ट्स उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है या उनको ज्यादा महत्व दिया जाता है। इट प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सप्रेशन, ये क्या होती है अपने विचारों को एक्सप्रेस करने की अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है। इट प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग आर बेस्ड ऑन साइंटिफिक एंड साइकोलॉजिकल फाउंडेशन, इसके जितने भी स्ट्रक्चरल अप्रोच के जितने भी प्रिंसिपल है, जितने भी सिद्धांत है वो किस चीज पे बेस है, साइंटिफिक वैज्ञानिक और साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक फाउंडेशन पर आधारित है। चाइल्ड लर्न द फंक्शनल ग्रामर थ्रू द मेथड, इसके साथ क्या होता है कि बच्चा जो है ना फंक्शनल ग्रामर सीखता है। फंक्शनल ग्रामर से अर्थ हो गया ऐसी ग्रामर जो काम में ली जा सके, यूज में आ सके। इट डेवलप्स मास्टरी एंड कॉन्फिडेंस अमंग स्टूडेंट, और ये क्या करता है बच्चों के बीच में उस लैंग्वेज को लेकर के मास्टरी और उसका कॉन्फिडेंस डेवलप करता है। इट इज ए सिस्टमेटिक अप्रोच, ये क्या करती है किसी भाषा को सीखने के लिए एक सिस्टमेटिक अप्रोच है। मिनिमम वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी, टाइम और एनर्जी का ज्यादा वेस्ट नहीं होता। इट इज इंटरेस्टिंग अप्रोच, और ये उसी के साथ में क्योंकि एक्टिविटी होगी तो ये क्या है, एक इंटरेस्टिंग अप्रोच है। अब बात कर लेते हैं इसकी डिसएडवांटेज की, अर्थात इसके नुकसान क्या क्या है। सुटेबल टीचर्स फॉर दिस अप्रोच आर नॉट अवेलेबल, तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो आपका स्ट्रक्चरल अप्रोच है इसको पढ़ाने के लिए सुटेबल हमारे पास टीचर्स ही नहीं है जो कि इसको अच्छे से पढ़ा सके, इसको अच्छे से समझा सके, जो सिचुएशन के आधार पर वाक्य बना पाए एकदम शुद्ध वाक्य। अनइंटरेस्टिंग लैंग्वेज रीडिंग मटेरियल्स, उसके अलावा कई बार क्या होता है कि ऐसी भी लैंग्वेज मटेरियल यूज किया जाता है कि जिसमें बच्चों को इंटरेस्ट नहीं होता। रीडिंग राइटिंग एंड वोकेबलरी एक्सपेंशन आर नेग्लेक्टेड, इसके अलावा इसमें क्या है, हमने सारा जो जोर दिया वो किस पे दिया, स्पीच पे दिया, इस कारण जो रीडिंग राइटिंग और वोकेबलरी है उसको हमने लगभग नेग्लेक्ट कर दिया, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। अगला है ओवर एम्फेसाइजेस ऑन ड्रिल वर्क इज गिवन, इसमें सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है ड्रिल वर्क पे कि मतलब इस सिचुएशन में तो कैसे बोलेगा, उस सिचुएशन में तो कैसे बोलेगा, इस कारण ये उस पर क्या हो जाता है ज्यादा जोर दिया जाता है। नॉलेज ऑफ मदर टंग इज नॉट एक्सप्लॉइटेड, इसके साथ में हमारी जो मदर टंग होती है, मातृभाषा होता है, उसका कोई भी यूज इसमें नहीं लिया जाता, ये इसका बहुत बड़ा नुकसान है। तो उसका जो यूज हम कर सकते हैं बच्चे को सिखाने में मदर टंग का, उसको जो है ना नेग्लेक्ट किया जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है। दिस अप्रोच इज नॉट फिट फॉर टीचिंग प्रोज पोइट्री ग्रामर एंड प्रोनाउंसिएशन, ये अप्रोच जो है ना प्रोज पोइट्री ग्रामर और प्रोनाउंसिएशन सिखाने के लिए फिट नहीं है। द मेथड इज नॉट यूजफुल इन ओवर क्राउडेड क्लासेस, देखिए जब क्लास ओवर क्राउडेड होगी तो आप सभी बच्चों को जो है ध्यान नहीं दे पाएंगे कि कौन सा बच्चा जो है स्पीच उस चीज का प्रोनाउंसिएशन करने में प्रॉब्लम कर रहा है या उसको बोलने में दिक्कत कर रहा है, कि उसको कहाँ पर दिक्कत आ रही है। इट डिमांड्स टू मच लैंग्वेज मटेरियल, और बहुत सारा इसको लैंग्वेज मटेरियल चाहिए होता है इस अप्रोच के लिए। कोर्स कैन नॉट बी कंप्लीटेड थ्रू दिस मेथड, इस मेथड के माध्यम से आप कोर्स कंप्लीट नहीं करवा सकते। दिस मेथड कैन नॉट बी अप्लाइड इन ऑल द स्पेयर्स ऑफ टीचिंग एंड टेस्टिंग, सब जगह जितने भी टीचिंग और टेस्टिंग के जितने भी फील्ड है उन सब में इसको अप्लाई नहीं किया जा सकता। कुछ सजेशन अगर आप देना चाहें स्ट्रक्चरल अप्रोच के मेथड के लिए तो वो भी आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं। सबसे पहला आप सजेशन होगा कि स्ट्रक्चर शुड बी ग्रेडेड क्लासिफाइड, कि जो भी स्ट्रक्चर हम यूज कर रहे हैं इसमें बच्चों को सिखाने के लिए वो ग्रेडेड होनी चाहिए और क्लासिफाइड होनी चाहिए। इंग्लिश टीचर शुड बी ट्रेंड इन दिस अप्रोच, और जो टीचर होनी चाहिए वो बहुत ज्यादा वेल ट्रेंड होनी चाहिए। अदर मेथड शुड बी यूज विद दिस अप्रोच, स्ट्रक्चरल मेथड को अकेले अप्रोच नहीं करना चाहिए, इसको ग्रामर का ट्रांसलेशन मेथड या डायरेक्ट मेथड उन सबके साथ में मिला जुला करके यूज करना चाहिए ताकि बच्चा ज्यादा अच्छे से सीख पाए। द सिलेबस ऑफ जूनियर क्लासेस शुड कवर द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड ए स्पेसिफिक वोकेबलरी,
सो जो जूनियर क्लासेज जो होते हैं बच्चे, उनमें जो है वोकेबलरी को भी हमें पढ़ाना चाहिए और फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को, उनको भी इसके साथ में शामिल करना चाहिए। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि करंट में सबसे ज्यादा चलता है। देखिए अगर आप रीट की भी तैयारी करेंगे तो वहां पर आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा, तो आप इसे बहुत ध्यान से भी पढ़ सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। कम्युनिकेशन अर्थ क्या होता है, हम जो भी नॉर्मल बातचीत करते हैं, तो कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग का अर्थ यही हो गया कि बातचीत के माध्यम में से हमें लैंग्वेज को सिखाया जाए। द कम्युनिकेशन अप्रोच इज द रिसेंट एंड लेटेस्ट अप्रोच विच इज अबाउट 10 ईयर्स ओल्ड। 10 साल पुरानी ये अप्रोच है। टीचर्स हैव नोन दैट देयर एम वाज टू गेट स्टूडेंट्स कम्युनिकेटिंग सक्सेसफुली आउटसाइड द क्लासरूम। इसमें जो टीचर का होता है ना, मेन उद्देश्य, उसका जो मेन एम जो होता है वो यही होता है कि बच्चे जो है ना क्लासरूम के बाहर सक्सेसफुली क्या कर पाए, कम्युनिकेट कर पाए। यही टीचर का इसमें मुख्य रूप से क्या होता है, एम होता है। मच अटेंशन इज बीइंग पेड इन आवर टीचिंग अबाउट द नोशन ऑफ कम्युनिकेशन। आवर कोर्सेज एंड सिलेबस आर बीइंग रिकंस्ट्रक्टेड। इसके कारण जो है ना, हमारे जो कोर्सेज है उनको भी रिकंस्ट्रक्ट किया गया, दोबारा से उनको लिखा पढ़ा गया है, ताकि बच्चा जो है कम्युनिकेशन के माध्यम से लैंग्वेज सीख पाए। द सोशियो लिंग्विस्ट डेल हाइमस प्रोपेगेटेड दिस अप्रोच। और ये जो अप्रोच है ना कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग, इसको जो इजाद किया था वो क्या था, डेल हाइमस ने। ये आपको अच्छे से याद रखना, अगर आप इसे लिख करके आते हैं तो आपको हो सकता है कि ज्यादा अच्छे नंबर मिले। अकॉर्डिंग टू हिम द पर्पज ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इज द कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। उनका ये मानना था कि अगर हमें कोई लैंग्वेज सिखा रहे हैं तो उसका मेन पर्पज क्या है, कि बच्चा उस भाषा में क्या कर पाए, बात कर पाए। Prim, David and Henry have developed this approach as notional functionalism and the communicative approach। ये कुछ लोग हैं जिन्होंने इसको और डेवलप किया और ज्यादा इस पर शोध किया, जिनमें ट्रिम, डेविड एंड हेनरी का नाम प्रमुख है। मुख्य विशेषताएं क्या है कम्युनिकेटिव अप्रोच की, देखिए इट लेज एम्फेसिस ऑन लैंग्वेज इन यूज रेदर देन लैंग्वेज एज स्ट्रक्चर। सो ये क्या करती है, एम्फेसिस, अर्थात ये किस चीज पे जोर देती है, लैंग्वेज के यूज करने पे जोर देती है, लैंग्वेज के स्ट्रक्चर के बजाय। It gives emphasis on semantic objective of the language, which means the meaning of language in real life situation and context। ये क्या करती है, सिमेंटिक ऑब्जेक्टिव पर ज्यादा जोर देती है, जिसका अर्थ क्या हुआ कि रियल लाइफ सिचुएशन में जो बच्चा है वो कैसे रिएक्ट करेगा एक लैंग्वेज सीखने के बाद में, उसको कैसे यूज करेगा। इट लेज लेस स्ट्रेस ऑन ग्रामर। ये क्या करता है, ग्रामर पर कम जोर देता है, ग्रामर सिखाने पर का जो काम है ना वो कम किया जाता है इस अप्रोच में। द नीड ऑफ द लर्नर इज टू कम्युनिकेट हिज फीलिंग्स एंड थॉट टू अदर्स एंड अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ थॉट ऑफ अदर्स। इसकी ये जो आपकी जो कम्युनिकेटिव अप्रोच है, इसका मुख्य जो उद्देश्य क्या है कि बच्चा जो है ना अपनी फीलिंग्स एंड थॉट्स को दूसरों के सामने एक्सप्रेस कर पाए और दूसरों के फीलिंग एंड थॉट्स जो है उसको भी समझ पाए। अगर सामने वाला भी इंग्लिश में बोल रहा है तो उसको इंग्लिश में समझ ले और अपनी बात भी इंग्लिश में उससे कह सके। द अप्रोच इज बेस्ड अपॉन नीड एनालिसिस एंड प्लानिंग टू प्रिपेयर कम्युनिकेटिव करिकुलम एंड सिलेबसेस। वही है कि इसमें जो है ना, इसके लिए आपको एनालिसिस एंड प्लानिंग चाहिए होती है, अच्छा करिकुलम और अच्छा एक सिलेबस चाहिए होता है। इट इज बेस्ड अपॉन द कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ लैंग्वेज इज यूज्ड एंड व्हाट इज फंक्शनली यूटिलिटी ऑफ लैंग्वेज। ये क्या करती है कि इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है ना वो ये कि लैंग्वेज को जो है वो फंक्शनल कैसे बनाया जाए, अर्थात इसकी जो कार्यकारी उपयोगिता कैसे करी जाए, अर्थात रियल लाइफ में कैसे यूज कर पाए हम लैंग्वेज को, फंक्शनल यूटिलिटी पर ये जोर देता है। इट प्रोवाइड्स द कम्युनिकेटिव अपॉर्चुनिटी where the student may be able to communicate their ideas through dialogue, discussion, debate and literary and cultural activities of the school। ये क्या करता है, ये आपको एक मौका देता है कि इसमें अलग अलग आप डायलॉग बोल सके, डिस्कशन कर सके, इंग्लिश लैंग्वेज में डिबेट कर सके और आपके जो भी कल्चरल और साहित्यिक प्रोग्राम होते हैं उनमें आप भाग ले सके और वहां के माध्यम से आप सीख सके और वहां पर इंग्लिश भाषा को यूज कर सके। द स्किल ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग आर इंक्लूडेड इन कम्युनिकेटिव अप्रोच। स्पीकिंग एंड राइटिंग जो है ना, इन दोनों को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है, इन दोनों को भी नेग्लेक्ट नहीं किया जाता, इनका भी ध्यान रखा जाता है। किसका, स्पीकिंग एंड राइटिंग का। जैसे कि लिसनिंग एंड रीडिंग का जितना ध्यान रखा जाता है उतना ही ध्यान स्पीकिंग एंड राइटिंग का रखा जाता है, इसलिए एक बहुत अच्छी सबसे बेस्ट अप्रोच मानी जाती है कम्युनिकेटिव अप्रोच। और अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट मे बी द कम्युनिकेशन बैरियर्स इन अ लैंग्वेज क्लासरूम, एक्सप्लेन विद योर सजेशन। कि एक भाषा को सिखाने में कौन कौन सी बाधाएं क्लासरूम के अंतर्गत आ सकती है, उनकी व्याख्या कीजिए। देखिए सबसे पहले हो गई इसमें जो बैरियर होगा सबसे पहले वो हो गया ओवर क्राउडेड क्लासरूम, अर्थात क्षमता से अधिक बच्चे होना। तो इससे क्या होता है कि टीचर एक एक बच्चे पर इंडिविजुअली ध्यान नहीं दे पाता। स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट मेंटल लेवल, हर बच्चे की जो सीखने की क्षमता और मानसिक दशा होती है वो अलग अलग होती है, ये भी एक मैटर करता है।
तीसरी हो गई लैंग्वेज प्रॉब्लम्स, जैसे कि मिस प्रोनाउंसिएशन। मान लीजिए टीचर जो है वो खुद ही गलत उच्चारण कर रहा है तो बच्चे भी गलत सीखेंगे। इम्प्रॉपर यूज ऑफ स्ट्रेस एंड इंटोनेशन, कौन से शब्द पर कहाँ जोर देना है। स्ट्रेस एंड इंटोनेशन के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। इस चीज का भी नॉलेज होना चाहिए कि कौन से शब्द किस प्रकार से बोलना चाहिए। ये सब कुछ बहुत ज्यादा जो अर्थ होता है उसका अनर्थ कर देते हैं तथा चेंज इन मीनिंग कर देते हैं। तीसरी जो बैरियर है वो है इंस्ट्रूमेंटल फॉल्ट। इन द प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ इंफॉर्मेशन revolution, mobiles, telephones, internet, fax, email, etc. are used as means of communication. In schools, a number of mechanical audiovisual aids are used. In these mechanical aids of communication, there may be technical faults or no availability message learning information from satellites, or due to storms we may face trouble disturbance in receiving signals from satellites. देखिए आज का जो सिनेरियो है इसका मैं आपको मतलब बता देता हूँ। आज के सिनेरियो में हम लोग बहुत ज्यादा ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग करते हैं, अर्थात हम जो सर्वे दृश्य सामग्री का बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। अब कई बार ऐसा होता है खराब मौसम होता है तो डिजिटल बोर्ड मान लो आप चला रहे हैं, उसमें आप इंटरनेट पे कुछ सर्च कर रहे हैं, काम ही नहीं कर रहा है। ये भी सब कुछ क्या होता है ना, लैंग्वेज में लैंग्वेज सिखाने में एक बैरियर हो सकता है, एक बाधा के रूप में काम कर सकता है। उसके अलावा आपको ये भी सिलेक्ट करना होता है कि कहाँ से ऑथेंटिक सोर्स मिलेगा। ऐसा नहीं कि बच्चा मोबाइल टेलीफोन से कुछ भी सीख रहा है, इंटरनेट से कुछ भी सीख रहा है। अगला हमारा जो बैरियर है वो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, फिजिकली तौर पर मान लो, मेंटल तौर पर मान लो, या इमोशनल तौर पर मान लो। उसके अलावा पुअर लिसनिंग और पुअर स्पीकिंग मेक्स द कम्युनिकेशन मीनिंगलेस। मान लीजिए जो टीचर है वो धीरे बोल रहा है, बच्चे सुन नहीं पा रहे हैं, या बच्चे जो है वो ज्यादा आवाज कर रहे हैं, तब भी वो जो लैंग्वेज सिखाने में बैरियर होता है। अब इसके कुछ सजेशन दे दिए, कुछ सुझाव दे दें कि आपकी इन बैरियर्स को कैसे दूर कर सकते हैं। मेक यूज ऑफ चिल्ड्रंस वॉइस, है ना, कि बच्चों की आवाज जो है ना उसको अपन लोग काम में ले लें। जैसे कि मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप उसके साथ साथ में रिपीट करेंगे, तो इससे क्या होगा, बच्चों की आवाज जो है ना, टीचर अपनी तरफ कॉन्सेंट्रेशन कर पाएगा बच्चों का, और बच्चों की आवाज को वो काम में ले सकेगा। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, इससे क्या होगा कि थोड़ी देर आपने कुछ पढ़ाया, उसके बाद में बच्चे ने क्या सीखा उसका हैंड टू हैंड आप फीडबैक ले लीजिए, क्वेश्चन पूछ लीजिए। एन एनलाइटन टीचर इज अ मस्ट, एक उत्साही शिक्षक जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है लैंग्वेज पढ़ाने के लिए। सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टूडेंट, जो स्टूडेंट की क्या प्रॉब्लम को सॉल्व करे। नेवर गेट एंग्री, जो गुस्सा ना करे, क्योंकि कहा जाता है कि लैंग्वेज सीखने में सबसे ज्यादा गलतियां होती है किसी भी सब्जेक्ट के बजाय। तो टीचर को चाहिए कि वो अपने ऊपर कंट्रोल रखे और बच्चों को जो है धमकाए डराए नहीं फालतू में। एनकरेज चिल्ड्रंस स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग, बच्चों की जो है स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग को एनकरेज करे, उनमें उत्साह भरे इसके प्रति। Don't insult or rebuke the student for their errors, because errors are a part of learning, otherwise they will stop learning skills. टीचर को चाहिए कि जब बच्चा कोई गलती करे तो वो उसकी इंसल्ट ना करे पूरी क्लास के सामने, कि देख तेरे को इतनी छोटी सी चीज नहीं आती, क्योंकि लैंग्वेज सीखने में गलतियां तो प्रमुख रूप से होंगी। कहा जाता है कि गलतियों से इंसान सीखता है, इसलिए आपको जो है गलतियां अगर बच्चा कर रहा है तो उसको दोबारा से मौका देना चाहिए, उन एरर्स को करेक्ट करना चाहिए, ना कि बच्चे की इंसल्ट करके उसे धमका करके बैठा देना चाहिए। अगला हमारा क्वेश्चन है राइट द रोल ऑफ मोटिवेशन फॉर द सेकेंड लैंग्वेज लर्नर, कि सेकेंड लैंग्वेज लर्नर जो है, मतलब अपन यहाँ पर इंग्लिश को ही पढ़ते हैं मेनली सेकेंड लैंग्वेज है, फर्स्ट लैंग्वेज हमारी हिंदी होती है, सेकेंड इंग्लिश है, तो उसमें जो मोटिवेशन है ना उसका क्या रोल होता है। रोल ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन ऑफ लर्निंग, सीखने के लिए सबसे जरूरी चीजों में से एक है मोटिवेशन। इन अदर वर्ड्स मोटिवेशन इज द कोर ऑफ लर्निंग। A high degree of motivation keeps in rousing pupils into action and ensure active participation in learning activities. मान लीजिए कोई बच्चा जो है क्लास के लास्ट कोने पे बैठा है, आप उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे, तो वो उसका क्या इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा और वो एक्टिविटीज में भाग नहीं लेगा, एक्टिविटीज में भाग नहीं लेगा तो वो सीखेगा नहीं। इसलिए क्या होगा कि बच्चे में जितनी ज्यादा मोटिवेशन होगा लैंग्वेज को लेकर के, वो एक्टिविटीज में उतना ज्यादा भाग लेगा और उतने अच्छे से लैंग्वेज सीख पाएगा। The teacher should be fully aware of the advantages of motivation in learning, especially in learning foreign language or the second language like English. He should therefore try to motivate the child. So क्या होता है कि टीचर को बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। अब अगला है कि सी कॉल जो होता है, कॉल का फुल फॉर्म क्या है, इसके ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट रखना है, लिखना है। तो कॉल का देखो फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज टीचिंग, अर्थात लैंग्वेज टीचिंग में कंप्यूटर की सहायता लेना कॉल कहलाता है। इट अटेम्प्ट्स टू integrate the various skills of language LSRW and to integrate technology meaningfully into language teaching। इसमें क्या होता है, हम टेक्नोलॉजी का मीनिंगफुली यूज करते हैं किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, और इस साथ में ये बहुत सारी जो वेरियस स्किल्स हैं, और लैंग्वेज की कौन कौन सी स्किल्स आपको अच्छे से पता है ही,
एक सेकेंड। लैंग्वेज की स्किल्स प्रमुख रूप से 4 स्किल्स होती है, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। उनके साथ साथ में उस टेक्नोलॉजी का हम जो है इंग्लिश भाषा को पढ़ाने में कैसे यूज ले सकते हैं, ये कॉल कहता है, ये कॉल का मतलब है। To accomplish this, the multimedia and computer provides a range of informational, communicative, and publishing tools available for every learner. The reason for using call include. So ये क्या करता है, आपको अच्छी इंफॉर्मेशन दे सकता है आपका कंप्यूटर, साथ में वो कम्युनिकेशन कैसे करना है ये भी सिखा सकता है, वहां पर आप करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीख सकते हैं। तो देखिए, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, मोटिवेशन, इनहेंस लर्नर अचीवमेंट, ऑथेंटिक मटेरियल फॉर स्टडी। तो देखिए कॉल के क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहले तो क्या होता है, इसमें आप एक्सपेरिमेंटल लर्निंग कर सकते हैं। मतलब आपने चाहा, मान लीजिए एक बच्चा है जो क्लासरूम में बहुत कम सीख पा रहा है, लेकिन वो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर सकता है, इसके साथ में वो अपनी क्षमताओं के अकॉर्डिंग सीख सकता है। उसके अलावा वहां से उसको मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि वो उसके स्तर के अनुसार सीखेगा। इनहेंस लर्नर अचीवमेंट, इससे क्या होगा, उसकी जो अचीवमेंट है या उसकी जो सीखने की क्षमता वो बढ़ेगी, इनहेंस होगी। ऑथेंटिक मटेरियल फॉर स्टडी, साथ में उसको जो है ना पढ़ने के लिए जो ऑथेंटिक मटेरियल मिलेगा। ग्रेटर इंटरेक्शन मिलेगा, इंडिविजुअलाइजेशन, इंडिपेंडेंस मिलेगा, क्योंकि अकेला बंदा कंप्यूटर के साथ में इंटरेक्ट करेगा तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से सीख पाएगा। फ्रॉम ए सिंगल सोर्स और ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग। और कंप्यूटर पे ऐसा नहीं कि वो अकेला बच्चा सीख पा रहा है, बहुत सारे बच्चे एक साथ सीख पा रहे हैं, तो वो ग्लोबल लेवल पर सारी चीजें सीख पाएगा। अगला है राइट ए नोट ऑन डायरेक्ट मेथड, कि डायरेक्ट मेथड पे आपको एक नोट रखना है, लिखना है। देखिए डायरेक्ट मेथड का अर्थ हो गया टू टीच इंग्लिश डायरेक्टली इज टू एस्टेब्लिश अ डायरेक्ट एंड इमीडिएट एसोसिएशन बिटवीन एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन और एक्सपीरियंस के बीच में आपको डायरेक्ट एसोसिएशन देता है कौन सा मेथड, डायरेक्ट मेथड। इसमें क्या होगा, आपको ना तो मदर टंग का यूज करना है, अर्थात मातृभाषा का आप बिल्कुल यूज नहीं करोगे, इंग्लिश को एज इट इज इंग्लिश में ही पढ़ाओगे, ये बात कहता है आपका डायरेक्ट मेथड। In direct method of teaching, the emphasis is laid to fluency of speech. Learning to speak a language is always by far the shortest road to learning and to write. कहा जाता है कि इसमें जो मेन जो एम्फेसिस या मेन जो जोर दिया जाता है वो दिया जाता है फ्लुएंसी ऑफ स्पीच, कि आपको बोलना कैसा है, उसकी फ्लुएंसी, मतलब जितना आप स्मूथ तरीके से बोल पाएंगे उस चीज पर, इस पर जोर दिया जाता है। In this method, the teaching is made directly in English so that direct bond of learning may be developed. An attempt is made to minimize the use of mother tongue and translation. This method is also called natural method of teaching. देखिए इसमें मैंने आपको पहले बता दिया कि मदर टंग का बिल्कुल भी यूज नहीं किया जाता, प्रोहिबिटेड होता है मदर टंग का यूज, इसमें निषेध होता है बिल्कुल रूप से। तो इसको जो है ना नेचुरल मेथड ऑफ टीचिंग कहा जाता है। इसका कारण क्या है कि जैसी लैंग्वेज है ना उसको उसके ओरिजिनल रूप में पढ़ाया जाता है। दिस मेथड वाज originated in France in 1901। इसमें क्या होता है, जो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड था ना उसके अगेंस्ट इसको लाया गया था, क्योंकि ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में क्या होता था कि आपको जो है ना पूरा मटेरियल अपनी भाषा में पढ़ाया जाता था, तो कुछ विद्वानों ने इसका विरोध किया और उन्होंने इसके अगेंस्ट में डायरेक्ट मेथड दिया था। दिस मेथड हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी कुछ निम्न विशेषताएं, जैसे कि इट क्रिएट्स द डायरेक्ट बॉन्ड बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट्स। लैंग्वेज और थॉट्स के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड बनाता है, डायरेक्ट संबंध बनाता है, ठीक है। सेंटेंस इज द यूनिट ऑफ लैंग्वेज नॉट द वर्ड। इन्होंने कहा कि इसकी सबसे खास बात क्या है कि इसमें वर्ड यूनिट नहीं है लैंग्वेज की, इसमें सेंटेंस को लैंग्वेज की यूनिट माना जाता है। ओके, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑडियो विजुअल एड्स आर यूज्ड टू एक्सप्लेन द मीनिंग। ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग किया जाता है दृश्य श्रव्य सामग्री का। स्ट्रेस इज गिवन ऑन स्पीच, स्पीच पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। द यूज ऑफ मदर टंग इज नॉट अलाउड, मदर टंग का यूज बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता। ग्रामर इज टॉट इनडायरेक्टली एंड इंडक्टिवली, रूल्स ऑफ ग्रामर आर नॉट टॉट डायरेक्टली। इसमें जो ग्रामर है ना वो इनडायरेक्टली और इंडक्टिवली सिखाई जाती है, धीरे धीरे करके, कि पहले आपने बोलना सिखा दिया, उसके बाद में आप उसको ग्रामर सिखा रहे हो, उसकी जो कहते हैं डीप में बाद में जाया जाता है, पहले उसको बोलना स्पीच अच्छे से सिखा दी जाती है। क्वेश्चनियर टेक्निक इज एडोप्टेड, और इसमें जो है ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं बाद में, तो क्वेश्चनियर टेक्निक जो है ना उसका यूज लिया जाता है। एम्फेसिस इज गिवन ऑन प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट उच्चारण पे इस पे जोर दिया जाता है। वोकेबुलरी इज टॉट ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन, बहुत सिलेक्टेड और ग्रेडेड मैटर ही इसके अंतर्गत पढ़ाया जाता है, वोकेबुलरी का ज्यादा शब्दकोश नहीं बताया जाता है। The two maxim of teaching are followed, from simple to complex and from concrete to abstract. सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मतलब सबसे पहले सिंपल चीजें पढ़ाई जाती है, उसके बाद में कॉम्प्लेक्स चीजें पढ़ाई जाती है। मैक्सिम का अर्थ होता है सिद्धांत, तो दो सिद्धांत इसमें काम करते हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स और कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट यानी जो वर्तमान में प्रेजेंट है वो कॉन्क्रीट हो गया, उसके माध्यम से आपको अमूर्त चिंतन करवाया जाएगा, तो मूर्त से अमूर्त की ओर
और सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मतलब साधारण से कॉम्प्लेक्स, जटिल की, साधारण से जटिल की, और हिंदी में बोले तो एडवांटेज क्या क्या डायरेक्ट मेथड के, इट प्रमोट्स फ्लुएंसी इन स्पीच, तो इससे क्या होता है आप स्पीच में अपनी फ्लुएंसी ला सकते हैं, फटाफट बोल पाएंगे। इट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ होल टू पार्ट, मतलब समग्र से पार्ट में, मतलब पूरे से वो कहते हैं ना पूर्ण सेंस की ओर, वो प्रिंसिपल ये फॉलो करता है। इट एम्फेसाइजेज ऑन प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन पे जोर देता है ये। इट लेज एम्फेसिस ऑन ओरल स्पीच, मौखिक अप्रोच है ये एक प्रकार की। इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द लैंग्वेज स्किल्स, LSRW, लैंग्वेज स्किल से सीधा संबंध है इसका। इट इंक्रीज द एक्टिव वोकेबलरी फ्रॉम पैसिव वोकेबलरी, इसमें देखिए मैंने क्या कहा कि इसमें सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है बोलने पर, तो बोलना क्या होगा, बोलने से हम जो है ना कम्युनिकेट कर पाएंगे दूसरे के साथ में, तो ये क्या होगी, एक्टिव वोकेबलरी हो गई, हमें फालतू का शब्दकोश याद नहीं करना, ऐसा ही शब्दकोश याद करना जो हमारी डे टू डे लाइफ में काम आए। इट डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये क्या करता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करता है। इट इनेबल्स द स्टूडेंट टू थिंक इन इंग्लिश, सबसे जो मेन फायदा है डायरेक्ट मेथड का वो है कि ये बच्चों को इंग्लिश में सोचना ही सिखा देता है, उनको इनेबल कर देता है कि वो इंग्लिश में सोचे, क्योंकि आप इंग्लिश में पढ़ेंगे, इंग्लिश में एक्सप्लेन करेंगे, सब कुछ इंग्लिश में होगा, तो बच्चे सोचेंगे भी इंग्लिश में ही। इट इज फुल ऑफ एक्टिविटीज, एक्टिविटीज से भरा हुआ है। इट स्ट्रेटेजी ऑन ओरल अपील, और ये मौखिक अपील पर सबसे ज्यादा जोर देता है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या क्या है, सबसे पहले इट इग्नोर्स रीडिंग एंड राइटिंग, रीडिंग एंड राइटिंग का ज्यादा ज्यादा ये जोर नहीं देता, इन दोनों को ये इग्नोर कर देता है। इट इग्नोर्स द टीचिंग ऑफ ग्रामर, ग्रामर टीचिंग को ये इग्नोर करता है, जबकि हमें ग्रामर थोड़ी बहुत आनी चाहिए एक्सेसिबल लैंग्वेज का साहित्य पढ़ने के लिए। इट इग्नोर्स डीप अंडरस्टैंडिंग विदाउट द हेल्प ऑफ मदर टंग, तो देखिए ये क्या करता है, मदर टंग की हेल्प नहीं ली जाती, इसलिए लैंग्वेज का जो डीप अंडरस्टैंडिंग हमें नहीं हो पाती है। इट इग्नोर्स द यूज ऑफ मदर टंग, मदर टंग का इसमें बिल्कुल भी प्रयोग नहीं लिया जाता। अब मान लीजिए कोई चीज है जो कि बहुत ज्यादा जटिल है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बच्चों को उसको समझाना है, तो उसमें अगर आप मदर टंग यूज नहीं करेंगे तो वो चीज जो है गड़बड़ हो जाएगी, वो दिक्कत कर देगी, तो आपको जो वहां पर मदर टंग का सहारा लेना ही पड़ेगा। इट इज टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ज्यादा समय लेती है ये चीज, टाइम कंज्यूमिंग है बहुत ज्यादा। उसके अलावा विजुअल अपील इज मोर इफेक्टिव देन वोकल अपील, कहा जाता है कि बोलने से ज्यादा जो है ना दिखाना काम करता है, लेकिन इसमें बोलने पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है। ओनली द इंटेलिजेंट चिल्ड्रन कैन बी बेनिफिटेड बाय दिस मेथड, क्योंकि आप डायरेक्ट इंग्लिश में पढ़ाओगे तो जो जिन बच्चों का IQ कम है वो इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे, इसलिए इंटेलिजेंट चिल्ड्रन है उन्हीं को इसका बेनिफिट मिलेगा। दिस मेथड इज वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा खर्चीला है, क्यों, क्योंकि मान लीजिए आपको एप्पल पढ़ाना है, तो एप्पल आपको क्लास में ला करके दिखाना होगा, अगर आप एप्पल का अर्थ सेव बता देंगे तो वो हिंदी में बच्चा समझ जाएगा कि एप्पल का अर्थ सेव होता है, लेकिन अगर आपको एप्पल इंग्लिश में पढ़ाना तो आप एप्पल ला करके दिखाओगे तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगा, या उसको ऑडियो विजुअल एड्स के माध्यम से भी दिखाओगे तो भी इंटरनेट कंज्यूमिंग होगा, फिर भी एक्सपेंसिव हो जाएगा। ट्रेन टीचर्स आर नॉट अवेलेबल इन दिस मेथड इन इंडिया, इस मेथड के ट्रेन टीचर जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है इसका। दिस मेथड इज नॉट फिट फॉर द ओवर क्राउडेड क्लासेज, ओवर क्राउडेड क्लास में ये जो है मेथड वो नहीं बैठता, क्योंकि बच्चे पर इंडिविजुअल ध्यान नहीं दिया जा सकता। स्टूडेंट्स डू नॉट थिंक इन फॉरेन लैंग्वेज बट दे थिंक इन देयर मदर टंग, द यूज ऑफ मदर टंग इज इग्नोर्ड। देखिए कोई भी बच्चा जो है ना वो सोच, उसकी जो सोच होती है ना वो होती है उसकी मदर टंग में। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक मान लीजिए एक लाइन बोलता हूँ, ही इज वेरी क्लियर, तो आप यहाँ पर ये नहीं सोच रहे होंगे ही इज वेरी क्लेवर, तो आप ये नहीं सोचेंगे कि वो इंग्लिश में क्लेवर है, आप ये सोचेंगे हिंदी में, आप सबसे पहले इसका हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे कि वह बहुत चालाक है, उसके बाद में आप समझेंगे कि इसका अर्थ ये होगा। अब इसमें डायरेक्ट वो ऐसे बोल देगा ही इज वेरी क्लेवर, तो बच्चे समझ ही नहीं पाएंगे, इसलिए मदर टंग का यूज बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब एक देखिए, एक अपना ऑलमोस्ट शायद ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, इसके बारे में छोटे छोटे क्वेश्चन है। ये है कि डिफरेंशिएटेड बिटवीन लाउड रीडिंग एंड साइलेंट रीडिंग, साइलेंट रीडिंग और लाउड रीडिंग के बीच में हमने को अंतर बताना है। देखिए लाउड रीडिंग का बेसिकली मैं आपको मतलब बता देता हूँ। लाउड रीडिंग मतलब पढ़ना और उसके साथ साथ में बोलना भी, तो लाउड रीडिंग इन्वॉल्व्स लुक एट टेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग इट एंड ऑल्सो सेइंग इट, मतलब हमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ उसको देखना है, उससे समझना है, और उसके साथ में उसको बोलना भी है, ये होती है लाउड रीडिंग। इट इज मच मोर डिफिकल्ट एक्टिविटी देन रीडिंग साइलेंटली, साइलेंट रीडिंग की बजाय ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट एक्टिविटी है, बिकॉज द रीडर्स अटेंशन इज डिवाइडेड बिटवीन रीडिंग एंड स्पीकिंग, क्योंकि जो देखिए या तो बच्चा मतलब पढ़ेगा ही या बोलेगा ही, अब इसमें क्या होगा उसका जो अटेंशन है वो डिवाइड हो जाएगा, उसको पढ़ना भी उसको बोलना भी है। द रीडिंग लेसन इज यूज्ड एज एन अपॉर्चुनिटी टू टीच प्रोनाउंसिएशन एंड एनकरेज स्पीकिंग विद फीलिंग एंड इमोशन, इसके अंतर्गत क्या होता है जो लेसन हम पढ़ा रहे हैं उसको अब एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज किया जाता है कि बच्चा उसका प्रोनाउंसिएशन कर पाए और बोल पाए और अपने इमोशन को फील कर पाए। The purpose of reading aloud is not just to understand a text but to convey the information to someone else who has no access to it.
सो देखो लाउड रीडिंग का पर्पस सिर्फ ये नहीं है कि बच्चा उस टेक्स्ट को अंडरस्टैंड कर पाए, बल्कि अपनी जो इन्फॉर्मेशन जो उसने पढ़ा है, उसको समझा है, उसको सामने वाले को वो कैसे बता पाएगा, ये भी इसका एक पर्पज है। सच एज रीडिंग आउट ए पार्ट ऑफ न्यूज़पेपर आर्टिकल टू ए फ्रेंड और रीडिंग ए नोटिस टू अदर पीपल हु कैन नॉट सी इट क्लियरली और रीडिंग टू समवन हु हैज लॉस्ट हिज और हर स्पेक्टेकल्स। मान लीजिए किसी ने रोशनी खो दी है, उसको भी हम पढ़ करके बता सकते हैं। सामने कोई बैठा है, उसने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है, जैसे आपने देखा होगा कि बचपन में जब हमारी प्रेयर होती थी तो एक बच्चा सामने खड़ा होकर के न्यूज़पेपर पढ़ता था, वो एक लाउड रीडिंग करता था, जिसके माध्यम से हम सब उस न्यूज़पेपर में लिखी हुई जो खबरें उनको समझ पाते थे, सुन पाते थे। रोल ऑफ टीचर एट द टाइम ऑफ लाउड रीडिंग, जब बच्चा लाउड रीडिंग अर्थात पढ़ रहा होता है किसी चीज को, उस वक्त टीचर का क्या रोल होता है? द टीचर शुड इंसिस्ट ऑन द एक्यूरेसी ऑफ प्रोनाउंसिएशन, टीचर को जो है ना, जो उच्चारण की शुद्धता होती है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। द टीचर शुड आस्क नॉट मोर देन वन लर्नर टू रीड एट अ टाइम एंड पे इंडिविजुअल अटेंशन टू एवरी लर्नर, शिक्षक को एक बार में एक ही बच्चे को खड़ा करना चाहिए पढ़ने के लिए और हर बच्चे पर इंडिविजुअली ध्यान देना चाहिए। The teacher should be careful in pointing out and rectifying the mistakes in pronunciation, articulation and intonation made by the learner. जैसे ही बच्चा पढ़ेगा, पढ़ करके जैसे वो सेंटेंस कंप्लीट करेगा, उसके बाद में जो है टीचर को उसको रोकना चाहिए और उसके बाद में उसको बताना चाहिए कि तूने यहाँ पर ये उच्चारण में गलती करी है, यहाँ पर इंटोनेशन आर्टिकुलेशन में गलती करी है। The learner should be asked to read after the model reading has been done by the teacher. So उसके बाद में क्या है, बच्चे ने जो भी पढ़ा है, शिक्षक को उससे ये पूछना चाहिए कि तुझे ये पढ़ करके क्या चीज समझ में आई है। अब अपनी ये तो हो गई लाउड रीडिंग, अब बात कर लेते हैं साइलेंट रीडिंग। तो साइलेंट रीडिंग मतलब क्या हो गया? रीडिंग क्विकली क्वाइटली फॉर मीनिंग, कि अपने को सिर्फ कोई चीज समझनी है, बिना बोले चुपचाप उसे पढ़ना है। इट इज द एक्टिविटी वी नॉर्मली एंगेज इन व्हेन वी रीड बुक्स, न्यूज़पेपर, रोड साइंस, पोस्टर्स etc, कि जब भी हम कभी बुक्स पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, रोड साइंस पढ़ते हैं, पोस्टर पढ़ते हैं, तो हम सभी एक्टिविटी करते हैं। It involves looking at sentences in a text and understanding the meaning message that convey, in other words making sense of a written text. So क्या है कि एक written text का मतलब क्या है, सिर्फ उसको जानना ही क्या है, साइलेंट रीडिंग है। फीचर्स ऑफ साइलेंट रीडिंग, कि साइलेंट रीडिंग की क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या प्रकार हैं। देखिए साइलेंट रीडिंग इन्वॉल्व्स ऑल एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव रीडिंग एज वेल एज स्किमिंग, स्कैनिंग एंड स्पीड रीडिंग। सो क्या है, देखिए जो साइलेंट रीडिंग है उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आ जाती है? स्किमिंग, स्कैनिंग एंड स्पीड रीडिंग, ये सारी चीजें आ जाती है। अब देखिए स्किमिंग और स्कैनिंग क्या है, ये भी आपका अगला क्वेश्चन आने वाला है, तो वहां पर आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे। साइलेंट रीडिंग प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू कंप्रीहेंड लोकल एंड ग्लोबल मीनिंग टू द रीडर। सो साइलेंट रीडिंग से क्या है, बच्चा अपनी लोकल और ग्लोबल मीनिंग को के बीच में अंतर करके उसे अच्छे से समझ पाता है। द रीडर कैन इन्फर द कॉन्टेक्चुअल मीनिंग फ्रॉम द टेक्स्ट एज वेल एज द हिडन मीनिंग इन बिटवीन द लाइन्स एंड बियॉन्ड द टेक्स्ट। तो बच्चा क्या है, उसका लाइन के अर्थ के साथ में उसका भावार्थ, शब्दार्थ के साथ में उसका भावार्थ भी समझ पाता है। द रीडर को रिलेट्स हिज और हर प्रीवियस नॉलेज विद द करंट टेक्स्ट। बच्चा जो है ना, उसका प्रीवियस नॉलेज है, पहले से जो सीखा हुआ ज्ञान है, उसका करंट जो वो पढ़ रहा है टेक्स्ट, उसके साथ में रिलेट कर पाता है, को रिलेट कर पाता है। साइलेंट रीडिंग प्रोवाइड्स नॉलेज, इंफॉर्मेशन एंड प्लेजर टू द रीडर। ये क्या करता है, जो पढ़ने वाला है उसको ज्ञान भी देता है, सूचना भी देता है, और उसके साथ में उसके प्रीवियस नॉलेज के साथ में वो कनेक्ट कर पाता है, इसलिए उसको प्लेजर भी देता है, मतलब उसको अच्छा लगता है पढ़ करके। साइलेंट रीडिंग, साइलेंट रीडिंग हेल्प द कॉम्प्रीहेंड द टेक्स्ट। ओके, अगला, व्हाट इज द रिसर्च प्रोजेक्ट? ए रिसर्च प्रोजेक्ट इज अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन टू एस्टेब्लिश और कंफर्म फैक्ट्स। किसी भी फैक्ट को अगर आपको कंफर्म करना है तो उसके सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन जो होती है उसी को कहा जाता है रिसर्च प्रोजेक्ट। व्हाट इज मीन बाय डिसलेक्सिया? देखिए डिसलेक्सिया का अर्थ होता है पढ़ने में कठिनाई, डिफिकल्टी इन लर्निंग, मतलब सीखने में जो जिस प्रकार की भी कठिनाई होती है, और शब्दों को बोलने में या लेटर्स को बोलने में या पढ़ने में जो भी समस्या होती है उसको कहा जाता है डिसलेक्सिया। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज मीनिंग बाय डिसग्राफिया? डिसग्राफिया का अर्थ होता है लिखने में कठिनाई। डिफिकल्टी इन राइटिंग विच रिक्वायर्स अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ मोटर एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्किल्स इज कॉल्ड डिसग्राफिया। तो लिखने में कठिनाई मतलब डिफिकल्टी इन राइटिंग क्या कहलाती है? डिसग्राफिया। अगला, व्हाट डू यू मीन बाय डिसकैलकुलिया? डिसकैलकुलिया का अर्थ हो गया डिफिकल्टी इन कैलकुलेशन, मतलब मान लीजिए कि आप जो है मैथ में जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं कर पा रहे हैं, गणनाएं नहीं कर पा रहे हैं अर्थमेटिक में, उसमें अगर आपको दिक्कत आती है तो वो कहलाता है डिसकैलकुलेट। डिफिकल्टी इन लर्निंग और कॉम्प्रीहेंडिंग अर्थमेटिक्स सच एज डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग नंबर्स, लर्निंग हाउ टू मैनिपुलेट नंबर्स एंड लर्निंग फैक्ट्स इन मैथमेटिक्स इज कॉल्ड डिसकैलकुलिया। ये इसकी परिभाषा है। अब शायद ये आज का अपना लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, वो है
कि डिफरेंस, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग स्कैनिंग एंड स्कीमिंग। तो स्कैनिंग एंड स्कीमिंग क्या है इसके बारे में अपने को बताना है। सबसे पहले बात है स्कैन। तो देखिए स्कैन से अपन क्या करते हैं, स्कैन से अपन करते हैं कि किसी भी मान लीजिए जैसे आप एक दुकान पर जाते हैं तो वहां पर आप क्यूआर कोड स्कैन करते हैं। क्यूआर कोड का मीनिंग क्या होता है कि आप कुल मिलाकर के पेमेंट कर पाए। तो स्कैनिंग का अर्थ यही है कि आपको पर्टिकुलर किसी पैराग्राफ में से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको पर्टिकुलर किसी चीज के बारे में जानना, जैसे इतना बड़ा अखबार आता है उसके उसके अंतर्गत आपको ये देखना है कि कल का जो मैच हुआ था उसमें कौन जीता। तो आप फटाफट जाएंगे, स्पोर्ट वाला जो पेज होगा उसको स्कैन करेंगे, वहां पर आप देखेंगे ये फलाने फलाने का मैच था इंडिया पाकिस्तान का और इसमें से इंडिया जीत गई है, वही चीज आप देखेंगे। तो ये कहलाता है आपका स्कैन। इसकी कुछ लैंग्वेज है जो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको और ज्यादा डिटेल में आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके, और मैं आपको ऊपर ऊपर से इसका मीनिंग बता रहा हूँ। और अगला है स्कीमिंग। स्कीमिंग का अर्थ क्या होता है कि जो लिखा हुआ है पूरा पैराग्राफ उसका मतलब क्या है। मतलब मान लीजिए गांधी जी के ऊपर एक बहुत बहुत बड़ा एक बुक लिखी हुई है, आपने पूरी पढ़ी और उसके बाद में आपने गांधी जी के बारे में 5 चीजें समझ ली, उनके बारे में बता दिया, तो ये कहलाता है स्कीम। मतलब आपको रैपिडली पढ़ना है, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ना है। जैसे ये अभी आपकी स्क्रीन पे जो ये पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये पूरा एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ेंगे और आप ये बता देंगे कि स्कीमिंग क्या है। जैसे मैंने अभी भी बता दिया कि इसके अंतर्गत उसी से रिलेटेड सारी चीजें लिखी हुई है। तो आपको रैपिडली मतलब फास्ट तरीके से पढ़ना और ये बता देना कि इसका अर्थ क्या है। ये कहलाता है आपका स्कीमिंग। ओके, सो इसी के साथ में अपनी ये यूनिट कंप्लीट होती है। अगले यूनिट के लिए आपको जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन को दबा देना ताकि जैसे अगला वीडियो अपलोड हो आप उसको भी पढ़ पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।